प्रीवियस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे कि जो इस एक्ट के तहत जो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। इसमें हमने कहा कि 3 तरह के ऑर्डर जो हैं जो कि इस एक्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं जो कि कोर्ट पास कर सकती है, यानी कोर्ट ऑफ ऑर्डर पास कर सकती है। एक तो है इंटरलोकेटरी ऑर्डर, दूसरे हैं फाइनल ऑर्डर और तीसरे हैं ऑर्डर ऑफ रेगुलेशन। इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो है वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 3 तरह के इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो हैं जो इस एक्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं। जिसमें से पहला इंटरलोकेटरी ऑर्डर यानी जो प्रोडक्शन ऑफ माइनर का ऑर्डर है सेक्शन 12 के तहत, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो फर्दर इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो 2 रह गए हैं सेट के अंदर जो डिस्कस किए हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सेट स्टार्ट करते हैं। तो एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अंदर यहाँ पर डिस्कस किया गया है सेट के अंदर कि कोर्ट जो है वो टेम्परेरी कस्टडी ऑफ माइनर का ऑर्डर भी पास कर सकती है अंडर सेक्शन 12। यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि फ़ाइनल ऑर्डर पास करने से पहले ये ज़रूरी है बच्चे की वेलफेयर के लिए कि इसकी टेम्परेरी कस्टडी का ऑर्डर पास कर दे, तो कोर्ट ये बतौर इंटरलोकेटरी ऑर्डर ये वाला ऑर्डर पास कर सकती है। लेकिन इस ऑर्डर के साथ भी कुछ लिमिटेशन है कि अगर ये जो कोर्ट टेम्परेरी कस्टडी का ऑर्डर पास कर रही है किसी ऐसे माइनर के हवाले से पास कर रही जो कि फ़ीमेल है और वो मैरिड है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो इस माइनर की, इस मैरिड फ़ीमेल माइनर की कस्टडी, टेम्परेरी कस्टडी इसके हस्बैंड को सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं दे देती कि भाई ये इसका हस्बैंड है। इस सिचुएशन में उसको टेम्परेरी कस्टडी नहीं दी जाती। लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर वो पहले ही अपने हस्बैंड की कस्टडी में थी, तो इस सिचुएशन में उसके पेरेंट की कंसेंट के साथ जो है वो उस बच्ची का, उस माइनर फीमेल मैरिड फीमेल का जो है कि कस्टडी उसके हस्बैंड को कोर्ट ग्रांट कर सकती है। फिर उसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट इंटरलोकेटरी ऑर्डर इस एक्ट के अंदर डिस्कस किया गया है, वो है इंटीरियम ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कोर्ट जो है वो वार्ड की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन को के लिए भी फाइनल ऑर्डर्स पास होने से पहले एक टेम्परेरी ऑर्डर पास कर सकती है अंडर सेक्शन 12। तो ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर हैं जो कि इस एक्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं। 3 तरह के इंटरलोकेटरी हैं जो इस एक्ट ऑर्डर हैं जो इस एक्ट के अंदर डिस्कस किए जो कि कोर्ट पास कर सकती है। अब जो दूसरी नेचर के ऑर्डर हैं जो कि कोर्ट पास करती है अंडर दिस एक्ट, वो है फाइनल ऑर्डर, जिससे रेलेवेंट प्रोविजन जो है वो सेक्शन 48 है। इसमें फ़ाइनल ऑर्डर से मुराद ये है कि जो फ़ाइनल एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगी उसे हम फ़ाइनल ऑर्डर कहते हैं। लाइक जिस तरह यहाँ पर जो है वो ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन हो गया, कोर्ट ने जो फ़ाइनल ऑर्डर पास किया वो फ़ाइनल ऑर्डर होंगे अंडर सेक्शन 48। और जो नेचर ऑफ ऑर्डर है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि जितने भी ऑर्डर इस एक्ट के तहत पास हो रहे हैं उन तमाम ऑर्डर की नेचर फाइनल ही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 47 और सेक्शन 115 ऑफ CPC। यानी जो ऑर्डर सेक्शन 47 के अंदर पास हुए होते हैं वो फाइनल नहीं है, उनके खिलाफ आपके पास अपील की रेमेडी होती है। और इसी तरह जो बाकी दूसरे ऑर्डर हैं सेक्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं वो भी फाइनल नहीं है, उनके खिलाफ आपके पास सेक्शन 115 CPC के तहत रिवीजन की रेमेडी होती है। तो ये तो इसकी एक्सेप्शन है कि यहाँ पर रेलेवेंट नहीं थी, यहाँ पर जो है वो नेचर ऑफ ऑर्डर में फाइनल ऑर्डर ही रेलेवेंट थी। इस तरह 2 तरह के ऑर्डर जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए जो कि इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ ऑर्डर के पास पावर होती है पास करने की। अब तीसरे ऑर्डर की तरफ आ जाते हैं जो कि है ऑर्डर ऑफ रेगुलेशन, जिससे रेलेवेंट सेक्शन जो है वो सेक्शन 43 है। ऑर्डर ऑफ रेगुलेशन के अंदर भी फॉलोइंग ऑर्डर डिस्कस किए गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रेगुलेशन के अंदर जो इससे रेलेवेंट सेक्शन 43 और ऑर्डर ऑफ रेगुलेशन में तकरीबन 2 तरह के ऑर्डर जो हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं सेक्ट के तहत जो कि कोर्ट ऑफ ऑर्डर पास कर सकती है। इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 ऑर्डर जो है वो है ऑर्डर टू रेगुलेट द कंडक्ट एंड प्रोसीडिंग ऑफ अपॉइंटमेंट गार्डियन। यानी जो गार्डियन अपॉइंट या डिक्लेयर हुआ होता है बाय कोर्ट, उसकी कंडक्ट या प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने के हवाले से कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकती है। लेकिन इस ऑर्डर को पास करने से पहले कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि उसने गार्डियन को नोटिस भेजना होता है, यानी जिसको उसकी प्रोसीडिंग और उसके कंडक्ट को सही करने का कहा जा रहा है उसे उससे पहले एक नोटिस भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो प्रोसीडिंग है इस ऑर्डर को पास करने का जो मकसद है वही ख़त्म हो जाएगा, नोटिस भेजने में डिले हो जाएगा प्रोसीडिंग में, तो इनके नतीजे में प्रोसीडिंग के अंदर डिले हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में कोर्ट इस पार्ट को एग्जाम कर सकती है, यानी बगैर नोटिस के ही डायरेक्ट ही ऑर्डर पास कर सकती है। और अगर अब इस ऑर्डर को
जो है वो नहीं फॉलो नहीं मानता, वो गार्डियन उसकी नॉन कंपाइल्स करता है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट इस ऑर्डर को ऐसे ही इन्फोर्स करवा सकती है जैसे इंजेक्शन को इन्फोर्स करवाया जाता है अंडर रूल 1 एंड 2 ऑफ ऑर्डर 39 ऑफ CPC। और जब इस ऑर्डर को कोर्ट ऑफ वार्ड इन्फोर्स करा रही होती है तो उस टाइम जो है वो वार्ड का स्टेटस प्लेंटिफ का होता है और गार्डियन का डिफेंडर का स्टेटस होता है। तो एक तो ये ऑर्डर ऑफ रेगुलेशन में ये कोर्ट ऑर्डर पास आउट कर सकती है। दूसरा ऑर्डर ऑफ रेगुलेशन में जो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है वो ये है कि ऑर्डर टू सेटल द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। इस ऑर्डर के अंदर ये होता है कि कोर्ट ने एक या एक से ज़्यादा गार्डियन अपॉइंट किए होते हैं वार्ड के लिए, लेकिन उन गार्डियन का किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है, किसी एक क्वेश्चन के ऊपर उनका आपस में ओपिनियन डिफरेंट हो जाता है, जो कि जिस मैटर का मतलब उनका ओपिनियन डिफरेंट होता है वो हिट कर रहा होता है ऑफ द वेलफेयर ऑफ द माइनर। तो वो कोर्ट को दरख्वास्त जमा करवाते हैं कि कोर्ट इसके हवाले से हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे। तो कोर्ट जो है वो बाय ऑर्डर इनका जो डिफरेंस ओपिनियन आता है उसको सॉल्व करती है। तो ये इस हवाले से कोर्ट ये ऑर्डर पास करती है। और इस ऑर्डर को पास करने से पहले भी कोर्ट ने नोटिस जारी करना होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ उस गार्डियन को नोटिस सेंड किया जाता है जिसने दरख्वास्त नहीं जमा करवाई होती। और इधर भी इन्फोर्समेंट इस ऑर्डर की अगर इसको नहीं माना जाए तो बिल्कुल सेम जिस तरह पहले वाले ऑर्डर की हमने डिस्कस की कि जिस तरह इंजेक्शन को इन्फोर्स करवाया जाता है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी इसको इन्फोर्समेंट इसी तरह इसकी होती है। और इन्फोर्समेंट कराते वक्त जो एप्लीकेंट गार्डियन होते हैं उनका प्लेंटिफ का स्टेटस होता है और जो नॉन एप्लीकेंट गार्डियन होते हैं उनका डिफेंडर का स्टेटस होता है। तो ये तकरीबन हम लोगों ने जो मेजर पोर्शन ऑफ दिस एक्ट में जो पहली हेडिंग थी अपॉइंटमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन वो यहाँ तक कवर कर ली है, जिसके अंदर मैंने कहा था कि 4 स्टेजेस हैं जिसके तहत जो है वो गार्डियन अपॉइंट होता है। सबसे पहले हम लोगों ने दरख्वास्त जमा करवानी है, फिर उस दरख्वास्त के ऊपर प्रोसीडिंग होगी, या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी या तो रिजेक्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट हो जाएगी तो फर्दर फिर 5 सेक्शन थे। फिर उसके बाद तीसरा स्टेज था कि एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे थे। एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद कोर्ट ने डिसीजन देना, डिसीजन में या तो रिजेक्ट हो जाएगा या तो उसे अपॉइंट कर लेंगे। अपॉइंटमेंट जब हम लोगों ने कहा था कि सारी हमारी हो गई थी, उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो इसमें कुछ मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड थे कि गार्डियन की मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो क्या सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ही होता है या कोई और वे भी हैं। तो हमने डिस्कस किया कि हाँ बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट भी अपॉइंट हो सकता है। कौन पर्सन गार्डियन अपॉइंट हो सकता है ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। कितने गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली। और इसके अलावा कि जो मेन चीज़ थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन इस एक्ट का कि कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ वार्ड कितनी नेचर के ऑर्डर जो है जब ये इस एक्ट के तहत प्रोसीडिंग चला रही होती है कोर्ट वार्ड, तो वो कौन कौन सी नेचर के कौन से ऑर्डर पास आउट कर सकती है। उनका 3 तरह के ऑर्डर जो हैं वो इस एक्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं। इंटरलोकेटरी ऑर्डर यानी जो फाइनल ऑर्डर आने से पहले ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है, वो कोर्ट पास कर सकती है, जिसमें हमने 3 तरह के ऑर्डर डिस्कस किए और सेक्शन 12 और 45 इससे रेलिवेंट है। फिर उसके बाद फाइनल ऑर्डर है यानी कि एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग जो कोर्ट ऑर्डर पास करती है वो ऑर्डर ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन ये जिस तरह कोई चीज़ सही नहीं चल रही होती तो उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेटरी ऑर्डर कोर्ट पास करती है, तो वो ऑर्डर ऑफ रेगुलेशन होते हैं, जिसमें हमने कहा कि 2 तरह के ऑर्डर जो है वो कोर्ट पास कर रही थी। एक तो ये कि जिस गार्डियन को अपॉइंट किया था उसकी कंडक्टर प्रोसीडिंग को ठीक करने के हवाले से उसे ऑर्डर पास करती थी। दूसरा ये कि अगर जो गार्डियन अपॉइंट किए थे उनके दरमियान कोई इशू आ गया है तो उसको रिजॉल्व करवाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर रही थी। तो ये जो है वो नॉर्मली 3 तरह के ऑर्डर जो है वो इस एक्ट के अंदर डिस्कस किए हैं जो कोर्ट पास कर सकती हैं। और यहाँ पर जो हमारा मेजर पोर्शन में से फर्स्ट पार्ट है कि अपॉइंटमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन वो कंप्लीट हो गया है। जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम लोग इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, राइट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द गार्डियन।